जो प्राइमरी एजुकेशन है मदारिस की, जैसे एक तो उसमें दो तरह की तालीम होती है, एक तो मजहबी तालीम होती है, हाफिज, कारी, मौलवी, आलिम, तो वो मैंने देखा कि बहुत बेहतरीन तालीम होती है और सारी क्लासेस भी भरे होते हैं और बच्चे भी बहुत होते हैं, टीचर्स टाइम से जाके पढ़ाते हैं जो मजहबी तालीम पढ़ाई जाती है। लेकिन उसी अदारे में जो प्राइमरी एजुकेशन का शोबा है वो क्लास खाली है। नाजरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से अलग अलग मौज़ूआत पर आपकी बात पर आप देखते होंगे कि हम लोग अपने ख़यालात का भी इजहार करते हैं और लोगों की आरा भी लेते रहते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका उर्दू अदब में बहुत नुमायाँ किरदार है। हालांकि उनका ताल्लुक़ भी हमारे ही समारी के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उनका नाम है डॉक्टर शकील साहब। डॉक्टर शकील साहब के लिए बड़ी खिदमात हैं, कई किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। डॉक्टर साहब की जो नर्सरी की तालीम हुई वो मिफ्ताहुल उलूम मदरसे से हुई है। डॉक्टर साहब के वालिद साहब मौलवी अब्दुल हई कासमी साहब जो फ़ाजिल जामिया कासमिया मुरादाबाद 1939 में फ़ारिग़ हुए थे। हाई स्कूल की तालीम डॉक्टर साहब की मुस्लिम इंटर कॉलेज से हुई है। इंटरमीडिएट डीएवी इंटर कॉलेज से किया है, बीए डीसीएस के डिग्री कॉलेज से किया है और एमए शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज से किया है आपने। डॉक्टरेट गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है। यूजी की तौर से आप बुनकर रहे हैं और ज़रिए माश लंबे समय तक हथकरघा पे कपड़े तैयार करना रहा है। एशिया टेक्सटाइल्स की दुकान पर आपने काफ़ी समय तक मुलाजमत भी की है और 21 सालों तक आपने धागों की रंगाई का काम खुद मज़दूरों के साथ मिलकर किया है। डॉक्टर साहब 11 बरस तक जुज़ वक्ती एजाज़ी तौर से तदरीस का काम डीसीएस के डिग्री कॉलेज में एज ए लेक्चरर करते रहे हैं। पर वक्त आप स्कॉलर स्कूल में आप इस वक्त जो है डायरेक्टर के ओहदे पे फायज़ हैं और वहाँ 17 बरस से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर इकबाल पब्लिक स्कूल के फाउंडर रह चुके हैं आप, खाजिन भी रह चुके हैं, उसके सदर और निगरां तालीम कमेटी के निगरां भी रह चुके हैं। आप दोनों स्कूल, आप सर इकबाल स्कूल भी अपनी बहुत बेहतर कारकर्दगी कर रहा है और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर कारकर्दगी मुँह में अगर किसी स्कूल की है तो स्कॉलर पब्लिक स्कूल की ही है जो डॉक्टर साहब की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है। डॉक्टर साहब कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। पहली इनकी किताब जो है उर्दू अफसानों में समाजी मसाइल की अक्कासी। दूसरी किताब डॉक्टर साहब की आई है शहर हुनरवरा समाजी माशी तज्ज़िया है, ये जो 2012 में मंजर आम पे आई है। तीसरी किताब आया है सिमटा साहिबान। खाके डॉक्टर साहब ने 2 लिखे हैं, बादल छाँव और सिमटा साहिबान। जो एक सिमटा साहिबान तो 2014 में है और बादल छाँव जो है 2016 में। 5वीं किताब डॉक्टर साहब की आई है निशाते कलम, ये तनकीदी मज़ामीन का एक मजमूआ है। और 6ठी किताब आई है हिसाब जाँ जो कि ख़ुद नविश्त है, जो डॉक्टर साहब की ख़ुद अपनी ज़िंदगी के जो सवान हयात एक तरह से कह लीजिए। और 7वीं किताब आई है डॉक्टर साहब की सफ़र की खुशबू, जिसको डॉक्टर साहब ने 2020 में लिखा था और उसमें सफ़रनामा है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब इसके अलावा भी हमेशा बहुत सारे मौज़ूआत पे, अदबी मौज़ूआत पे हमेशा काम करते रहते हैं। लिखने के अलावा डॉक्टर साहब एक अच्छे मुकर्रिर भी हैं। तो उर्दू अदब की खिदमत के सिलसिले में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपकी बात में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा जज्बा था कि इतनी गुर्बत और नामसाइद हालात में होते हुए भी आपने तालीम को फ़रोग़ देने का बेड़ा उठाया और बहुत खिदमत की। तो मैं दारुल उलूम में जब मैं ज़ेर तालीम था, मेरे उस्ताद मरहूम डॉक्टर अनीस अजीब साहब ने तालीम के साथ साथ हमारी ऐसी ज़हनी तरबियत की कि दिल में एक जुनून हो गया तालीम हासिल करने का और ये समझ में आ गया कि तालीम इंसान को बाख्तियार बनाती है और अगर माशरे में फ़र्द को या पूरे कम्युनिटी को अगर बाख्तियार बनना है तो तालीम के बगैर कोई चारा नहीं है। तो इसलिए मुश्किल हालात थे और तालीम में हासिल करता रहा और ये समझ लिया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे तालीम हासिल करने के मौक़े दिए तो जब मैंने तालीम हासिल कर ली
تو یہ جذبہ رہا کہ میں دوسروں کو بھی جو ان کے مشکل حالات ہیں ان میں مدد کروں، دوسروں کو بھی تعلیم حاصل کرنے میں جو پریشانی آ رہی ہے ان کا معاون بنوں، یہ میرے جذبہ تھا۔ اور یہ ایک موڑ ایسا آیا کہ جب میں نے انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیا ڈی اے وی انٹر کالج میں، تو میری فیس آدھی معاف تھی مسلم انٹر کالج میں، اور جب میں ڈی اے وی میں آیا تو وہ فیس معاف نہیں ہوئی۔ تو میرے کلاس ٹیچر تھے رام جی اپادھیائے جی، تو جب انہوں نے لسٹ دی اور کہا کہ فیس تو نہیں معاف ہے، تو ظاہر سی بات میری پریشانی جو ہے وہ میرے چہرے سے انہوں نے پڑھ لی، تو کہا کہ آدھی فیس جمع ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا ہاں سر آدھی تو میں جمع کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آدھی میں جمع کر دوں گا۔ تو میری 8 ماہ کی فیس جو ہے وہ رام جی اپادھیائے جی نے جمع کی۔ تو آج بھی مجھے رام جی اپادھیائے جی کا وہ جذبہ مطلب یہ کہ رہنمائی کر رہا ہے کہ جب ایک استاد ہونے کے ناطے میرے لیے وہ سب کچھ کر سکتے تو میں تو اس سماج کا ایک فرد ہوں، میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکال کے، وقت دے کے، تقریر کر کے، سمجھا کے، مضامین لکھ کے لوگوں کو راغب کروں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ دوسرے جذبہ یہ تھا کہ جب یو پی رابطہ کمیٹی میں گیا تو میرے قائد وہاں سید حامد صاحب تھے، ان کا فارمولہ یہ تھا کہ اگر والدین کی استطاعت کم ہے، اپنی سبھی اولاد کو، اگر 4 اولاد ہے سب کو وہ تعلیم برابر نہیں دلا سکتے ہیں، تو بچیوں کی تعلیم پہ توجہ زیادہ دیں۔ لڑکا اگر تھوڑا کم پڑھا لکھا رہے گا تو معاشرے میں کہیں بھی چھوٹا موٹا کام کر کے وہ پیٹ بھر لے گا، لیکن لڑکی کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے شروع سے میرا ذہن تھا کہ تعلیم کا فروغ بھی ہو۔ یہ جاننا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کہ جیسے آپ نے تو بڑی غربت میں تعلیم حاصل کی ہے اور بڑے غربت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو بہت غربت کے حالات میں آپ نے خود بھی تعلیم حاصل کی اور آج بھی ایسا نہیں کہ آپ بہت مالدار ہو چکے ہیں، تو ایسے حالات میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو آخر یہ کتنا مشکل ہے عام لوگوں کے لیے؟ نہیں مشکل نہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے ہونے کے ناطے ہم اپنے خالق کے یہ جواب دہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال تو لے گا نا کہ آپ کو دولت بہت نہیں دی لیکن صحت تو دیا تھا، تو صحت دیا، علم دیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو وہی جذبہ مجھے دوسروں کی خدمت کے لیے ورغلاتا رہتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ پیر چلتے ہوئے کام نہ کیا، تعلیم کے فروغ کے لیے نہیں کیا، معاشرے کے لیے نہیں کیا، اپنے گھر اولاد کے لیے نہیں کیا، تو مالک کائنات مجھ سے سوال کرے گا۔ اور یہی جذبہ جو ہے وہ مجھے ہمیشہ آج جو موجودہ رفتار ہے تعلیم کی یا جو سفر چل رہا ہے، اس سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں؟ بڑی حد تک مطمئن ہیں۔ اصل میں تاریخ کا معاملہ یہ تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ بہت طویل ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں کہ مسلمان جس کے لیے کہا گیا کہ پہلی آیت آئی تھی اقرا، اور مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، یہ تاریخ میں تھوڑا دیکھنا ہوگا۔ اصل میں 800 سے 800 سال پہلے سے جو ایک ماحول تھا ملک میں، چاہے وہ التمش کا دور رہا ہو، غیاث الدین بلبن کا یا فیروز شاہ کا، تو ان لوگوں نے اپنا ایک نظام حکومت بنا رکھا تھا کہ جو لوگ پشتینی کاروبار کرنے والے ہیں، جن کے اپنے جیسے کوئی زراعت سے وابستہ ہے، کوئی کپڑے کی بنائی سے ہے، کوئی لوہاری سے ہے، کوئی پیشوں میں ہے، تو وہ لوگ جو ہے اسی کام میں رہیں، یہ لوگ تعلیم جو ہے حاصل نہ کریں۔ اب آپ سوچئے کہ سماج کے بہت بڑے طبقے کو جو کم سے کم جو ہے آدھے سے زیادہ 60% آپ سمجھ لیجئے، ان کو صدیوں تک جب تعلیم سے دور رکھا جائے گا۔ میں موجودہ رفتار کی بات کروں کہ موجودہ حالات میں جو تعلیمی نظام جو چل رہا ہے اس سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں؟ ہاں، وہ اس لیے میں اس کو جوڑ رہا تھا کہ آزادی کے بعد جب ملک جمہوری بنا، انگریزوں کے دور میں بھی اختیار تھا تعلیم حاصل کرنے کا، لیکن جمہوری دور میں ہم کو پوری آزادی ہے کہ پورے ملک میں کہیں بھی کسی بھی اچھے سے اچھے اسکول میں ہم جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ ورنہ ایک دور ہمارا وہ تھا، مسلم دور حکومت کہہ لیجئے، خوش ہو لیتے ہیں، لیکن ہم کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ ہم سے کہا جاتا تھا کہ آپ تعلیم نہ حاصل کرو، آپ کام دھندا کرو۔ تو یہ حکومت ہمارے لیے جو جمہوریت کی آئی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو تعلیم حاصل کرنے کی رفتار ہے لوگوں کو اور بھی زیادہ محنت سے حاصل کرنا چاہیے، اور یہ پس منظر رکھنا چاہیے کہ صدیوں پہلے ہم پہ تعلیم حاصل کرنے کے دروازے بند تھے اور اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ چلو پڑھو۔ یہ سوال اسی سوال سے متعلق ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ جیسے آپ نے مسلم دور اقتدار کی بات کی، یعنی مغلوں کی طرف شاید آپ کا اشارہ رہا ہوگا، تو مغلوں کے زمانے میں آخر بڑی بڑی عمارتیں بنی، تاج محل بنا، لال قلعہ بنا، مگر ان لوگوں نے کوئی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ نہیں بنایا، تو اس کے پیچھے آپ کیا سبب مانتے ہیں؟
मुग़लों से पहले भी जो हुक्मरान थे उनको भी ज़ाहिर सी बात है कि आप देखिएगा कि तुगलकाबाद जो जहाँ पे आज हमदर्द यूनिवर्सिटी बनी है वो भी किला ही था। तो ये किले बनाते थे। अब ये कि मुग़लों का एक दौर हुकूमत तवील चला और दौलत बहुत थी। तो जब दौलत ज़्यादा होती है तो आदमी के जो भी अपने जज्बात होते हैं, शौक़ होता है, उसको पूरा करना चाहता है। तो इन लोगों का शौक़ तामीर रात में ज़्यादा था। और तालीम का मामला ये था कि जो तबका जिसको तालीम हासिल करने की ज़रूरत थी वो पुश्तैनी तौर पे हासिल करते रहता था। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग थे उन्हें इस बात का डर रहा हो कि अगर आम आदमी तालीम याफ्ता हो जाएगा तो हमारी सत्ता और हुकूमत वो ख़तरे में पड़ सकती है? हाँ, ये तहफ़्फ़ुज़ तो इसीलिए था ना अल्तमश के ज़माने से, और बाद में फिरोज़ तुगलक तक जो है यही था कि जो हुकूमत करने वाला तबका था तालीम उन्हीं तक महदूद थी। ये पुश्तैनी तौर पर उनके वफ़ादार भी थे। और कोई चोर छुपे अगर तालीम हासिल करके कहीं मुलाजमत में घुस जाता था और तफ्तीश में पकड़ गया तो वह बर्खास्त भी कर दिया जाता था कि आप वो ये मुलाजमत सरकारी नहीं है, आप जाओ अपनी पुश्तैनी में लोहारी कर रहे हो, बढ़ईगिरी कर रहे हो, धागा बना रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, कपड़ा धुल रहे हो, तो वही काम करो, इस काम में नहीं आना है। एक सवाल जैसे ये कि आप चूँकि राब्ता कमेटी के सदर रहे हैं और राब्ता कमेटी ने एक मशाल जलाई पूरे उत्तर प्रदेश में कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, ख़ास तरीके से जो अक़लियती मुसलमानों का जो तबका है, तो उसमें आपको मऊ ज़िले का सदर बनाया गया था। तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी ज़िम्मेदारियों को अमली शक्ल देने में कामयाब रहे हैं? मैं यूपी राब्ता कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। सदर तो मौलवी सफ़ुल्लाह साहब मरहूम थे, चंद माह पहले उनका इंतकाल हो गया। तो जो वसाइल थे उनको देखते हुए और रफ़क़ाए कार ने जितना मदद किया, तो यूपी राब्ता कमेटी ने मऊ ज़िले में ख़ास तौर से मऊ शहर में बहुत इत्मीनान बख्श काम किया। इसलिए कि दूसरे अज़ला में कभी जाना होता था, ये मीटिंग होती थी सालाना, चाहे वो मुज़फ़्फ़रनगर में हो या और भी शहरों में, तो पूरे शहर के लोग एकजा होते थे। तो वहाँ तमाम अज़ला की तो नहीं लेकिन बेशतर अज़ला की रिपोर्ट आती थी। उसकी रोशनी में हम नहीं बल्कि खुद सईद हामिद साहब कहते थे कि मऊ नाथभंजन में यूपी राब्ता कमेटी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो एक इत्मीनान होता था कि जितनी हमने मेहनत की है तो हम भले ही उसको बहुत मामूली समझते थे, लेकिन हमारे जो रहनुमा थे यूपी राब्ता कमेटी में वो समझते थे कि काम अच्छा हो रहा है। तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आपके जैसे तालीम हासिल कोई कर ले सिर्फ और तरबियत ना हो, तो क्या इदारों में तालीम के साथ तरबियत की भी ज़रूरत आप महसूस करते हैं? हाँ, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह कहना ये था कि तालीम और तरबियत की तरतीब तो है, लेकिन अगर कोई मेरे इख्तियार में होता तो मैं तरबियत व तालीम करता, तालीम और तरबियत ना करके तरबियत व तालीम। तो वो तरबियत को अव्वलियत देते थे। और आज के जो हालात हैं तो समझ में आता है कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का जो मौक़िफ़ था वो सही है। अगर हमने आला तालीम के साथ अच्छी तरबियत नहीं दी तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर तरबियत अच्छी नहीं है तो आला तालीम के बाद जब वो ज़िम्मेदारी की जगहों पे पड़ेगा तो बेटा है तो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं करेगा, माशरे का काम नहीं करेगा, गरीबों पर उसे तरस नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी अच्छी तरबियत की गई है और उसके साथ तालीम दी गई है तो वो गरीबों के काम आएगा, पड़ोसियों काम आएगा, अपने रिश्तेदारों, वालिदैन या जिनकी भी जिम्मेदारी उनके साथ बनती है वो अपने को जवाबदेह समझे। तरबियत भी ज़रूरी है तालीम के साथ, तालीम से ज़्यादा ज़रूरी। मऊ एक छोटा सा शहर है डॉक्टर साहब, मगर यहाँ बहुत गुर्बत नहीं है, ज़रिए माश है, यहाँ अच्छा कारोबार है और बहुत से लोग बहुत काफ़ी माली तौर से मजबूत भी हैं। तो जो इदारों का जो क़याम हुआ पिछले सालों में, तो एक तो इदारों के क़याम से क्या आप मुतमईन हैं? इदारों का क़याम तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। मदारिस जो हमारे शहर में 100 बरस 130-40 बरस से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन के लिए ख़ास तौर से तालीमी निस्वा के लिए निस्वा स्कूल कायम किए, निस्वा डिग्री कॉलेज तक चल रहा है। मगर असली तालीम के लिए जो है वो जितनी जद्दोजहद होनी चाहिए थी, मैं आपको मिसाल दे दूं। अभी एक ताज़ा किताब आई है देवबंद कस्बे के बारे में, मौलाना उबैद इकबाल आसिम साहब की, और इस वक्त देवबंद कस्बे की आबादी 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा है और वहाँ पे माइनॉरिटी यानी मुस्लिम मैनेज जो है 3 स्कूलों को CBSE की मान्यता मिली हुई है और देवबंद से 3 गुना बड़ा शहर है और हमारे शहर के अंदर अभी तक मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई भी CBSE का मान्यता प्राप्त इदारा नहीं है। ये अफसोसनाक बात है। एक अफसोसनाक बात और भी है, जैसे आपने कहा, जैसे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जो तालीमी इदारों की जो बुनियाद यहाँ पड़ी
तो उससे उनकी तादाद से आप मुतमईन हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप देख लीजिए कि तालीमुद्दीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, उसके अलावा एक और एच ए रब गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, तो और उसके अलावा जो इंटर कॉलेजेस भी जितने बनाए पिछले आप 20-25 सालों में आप देख लीजिए, तो लड़कियों के, जैसे मदरसा मिफ्ताहुल-उलूम ने भी लड़कियों का ही कॉलेज बनाया, इंटर कॉलेज बनाया, और दारुल उलूम ने भी लड़कियों का ही इंटर कॉलेज बनाया। तो इसके ये क्या लगता है कि आखिर लड़कियों की तालीमी इदारों की तो बुनियाद यहाँ काफ़ी रखी गई, मगर आखिर लड़कों के कॉलेज की बुनियाद क्यों नहीं रखी गई? नहीं, लड़कों के कॉलेज की बुनियाद रखी गई मुस्लिम इंटर कॉलेज कहाँ है? नहीं, डिग्री कॉलेज की बात नहीं है। देखिए लड़कियों का साथ मामला बना है तो कब बना है? हाँ 1932-34 में बना वो। मिसाल हम दे सकते तो नहीं, लड़कों के साथ मामला ये है कि वो कहीं भी जाके तालीम हासिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर से मऊनाथ भंजन के माशरे में मुस्लिम बच्चियों के लिए ज़रा सा घर से करीब शहर के अंदर इत्मीनान बख्श तालीमगाह का होना ज़रूरी है। और मेरा ख़्याल है कि वो जो बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दी गई तो वो सही है। अब यह है कि लड़कों की तालीम की तरफ तवज्जो है, लेकिन लड़कों के अंदर जो तालीम हासिल करने का ज़ौक़ शौक़ होना चाहिए वो लड़कियों से कम है। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे। देखिए, आपका कहना ये है कि लड़कों में शौक़ का कम है, मैं कह रहा हूँ कि लड़कों को सहूलियात फराहम नहीं है। हमने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सब लड़कियों का बनाया। आपका कहना ये है कि लड़के बाहर भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके माशी हालात ही बेहतर नहीं है वो बाहर जाके कैसे पढ़ेंगे? नहीं, नहीं, वो लड़कों का डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और इंटर कॉलेज भी नहीं बनाया हमने। नहीं, इंटर कॉलेज तो है, दारुल बॉयज़ है, मुस्लिम इंटर कॉलेज है, नहीं मुस्लिम इंटर कॉलेज है, नुमानी इंटर कॉलेज है। 1932 में खोला गया। हाँ, नुमानी इंटर कॉलेज। में कोई इंटर कॉलेज मऊ में खोला होता बता दीजिए, बॉयज़। हाँ, बॉयज़ की ज़रूरत है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि लड़कियों की तालीम नहीं, सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ रहा हूँ। शुरू में मैंने जो कहा था, सैयद हामिद साहब ने जो कहा कि वालिदैन बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा तरबियत दें, तो उस ज़ाविये से मुझे ये लग रहा है कि बहरहाल शहर वालों को ये बहरहाल जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा कि आपने ख़वातीन की तालीम का इंतज़ाम नहीं किया। तालीमी मेयार से आप कहाँ तक मुतमईन हैं? चलिए मान लेते हैं कि हमारे मदारिस ने इंटर कॉलेजेस लड़कियों के लिए ही सही बनाए, मगर उसके तालीमी मेयार से आप कहाँ तक? हाँ, बात ये ज़रा सा बड़ा सवाल आपका बड़ा तल्ख भी है। सच्चाई ये है कि एक फ़ायदा तो हुआ कि मदारिस के लोगों ने गर्ल्स सेक्शन शुरू किया, लेकिन उसमें पढ़ाने के लिए जब तकर्रुरियाँ शुरू हुई तो जो मदारिस के अराकीन थे, ज़िम्मेदारान थे, तो उनके असरात की वजह से तकर्रुरियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई। और जाहिर सी बात है कि जब पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली अच्छी नहीं होगी तो अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम नहीं दे पाएंगी। तकर्रुरियों को लेकर आप माजी की बात कर रहे हैं, और आज के क्या हालात हैं? नहीं, माजी का मतलब मैं माजी बैद में नहीं जा रहा हूँ। मैं 15-20 साल 25 साल जब से ये स्कूल आज भी वही असरात बाकी हैं। आज भी जो तो वही है। नहीं, तकरीबन वो नहीं है। अच्छा। जो जिसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, चूँकि पैसे, हाँ मदारिस में तो अब भी मेरे ख्याल में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है, और जब तक कि वहाँ पे सलाहियत की बुनियाद पे तकर्रुरी नहीं होगी तब तक जो है वो हालात बदलने वाले नहीं हैं। वो तो जो प्राइमरी एजुकेशन है मदारिस की, जैसे एक तो उसमें 2 तरह की तालीम होती है, एक तो मजहबी तालीम होती है, हाफिज़, कारी, मौलवी, आलिम, तो वो मैंने देखा कि बहुत बेहतरीन तालीम होती है और सारी क्लासेस भी भरे होते हैं और बच्चे भी बहुत होते हैं, टीचर्स टाइम से जाके पढ़ाते हैं, जो मजहबी तालीम पढ़ाई जाती है। लेकिन उसी अदारे में जो प्राइमरी एजुकेशन का शोबा है वो क्लास खाली है, बहुत लापरवाही है। प्राइमरी का शोबा किसी भी मदरसे में हो तो खुद बाद असाज़ा या कमेटी के लोगों की एहसास है कि अरबी ही शोबे के लिए, इस्लामियात की तालीम के लिए ही मदरसे का क़याम हुआ है, और प्राइमरी शोबे पे थोड़ी सी उनकी तवज्जो कम रहती है। एक और दूसरे ये है कि अब आज से 25-30 साल पहले इतने पब्लिक स्कूल नहीं थे, चाहे वो उर्दू हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के। अब वो बच्चों के और बच्चियों के लिए प्राइमरी सतह के स्कूल जब ज़्यादा हो गए, और फिर मैं कहूँगा कि इन स्कूलों में तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और मदारिस में तरबियत का शोबा थोड़ा तिश्ना है। मदारिस के लोग बुरा ना माने, थोड़ा तिश्ना है। तो अब एक घर के बच्चे अगर मदरसे में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, या रिश्तेदारों के कुछ बच्चे मदरसे और स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वह तकाबुल करते हैं कि ये लड़का फलां जगह पढ़ रहा है, आता है तो सलाम करता है, और हर चीज़ में नफासत झलक रही है, इस तालीम जो हासिल कर रहा है उसकी तरबियत नज़र आ रही है। इसलिए तमाम मदरसों के प्राइमरी शोबे में बच्चों की तादाद धीरे धीरे घट रही है, और मदारिस के ज़िम्मेदारान परेशान हैं
تو اس پہ توجہ دینا چاہیے مدارس کے ذمہ داران کو اور اراکین کو. چلیے اس سلسلے میں ہم بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اس لیے میں جیسے مجھے یاد ہے کہ جب سر اقبال کا قیام ہو رہا تھا, سر اقبال پبلک اسکول کا قیام ہو رہا تھا, تو اس کے زمین لینے کے لیے یا بلڈنگ کی تعمیر کے لیے آپ لوگوں نے کئی ایک مشاعرے کرائے, اور اس کا مقصد دو تھا کہ ایک تو یہ کہ ادب کو اور فروغ ملے, اور دوسرا یہ کہ اس سے ٹکٹ ہوتا تھا تو اس سے جو پیسے آتے تھے, جو ارننگ ہوتی تھی, تو اس سے زمین خریدنا یا تعمیر کرنے کا تھا. تو اس میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ اصل میں سر اقبال اسکول جب قائم ہوا تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس میں فضا ابن فیضی مرحوم کے صاحبزادے مسعود کلیم مرحوم بھی ہماری انتظامیہ کمیٹی میں تھے, اور ہمارے جو مینیجر تھے فیاض صاحب. تو ان دونوں نے چند برس پہلے مشاعرہ کرا رکھا تھا, ان کو مشاعرے کا تجربہ تھا. اور ہم لوگوں کے لیے پریشانی یہ تھی کہ اسکول کی فیس بہت معمولی سی, میرا خیال ہے کہ اس وقت 14 روپیہ فیس تھی. تو 14 روپے فیس میں کہاں ٹیچروں کو تنخواہ دیتے, بچتا ہی کچھ نہیں تھا. تو یہ ہوا کہ زمین بھی جب تک کہ اسکول کی زمین نہیں ہوگی تو اس کا وجود تو بالکل خطرے میں رہے گا. تو مسعود کلیم بھائی نے یہ ایک راہ دکھائی کہ مشاعرہ کریں, اور اس بہانے تو ہم نے مشاعرے کیے. تو مشاعرے کی جو ونڈو بکنگ ہوتی تھی اس سے شاعروں کا پیمنٹ اور مشاعرے کے خرچے ہو جاتے تھے, اور جو دکان محلے ہم لوگ 10-5 روپیہ 20 روپے کا ٹکٹ بیچ کے عوامی چندہ اکٹھا کرتے تھے, تو اس سے اسکول کے لیے ایک فنڈ مل جاتا تھا. کئی ایک مشاعرے ہم نے کرائے تو اسکول کے لیے تھوڑا سا فنڈ ہو گیا, اس میں کچھ اور عوامی چندہ کر کے ہم نے زمین خریدی. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہم لوگ اردو کے طالب علم ہونے کے ناطے مشاعرے اچھے لگتے تھے, مشاعروں میں محنت کرنا, بھاگ دوڑ کرنا اس زمانے میں اچھا بھی لگتا تھا. اور تیسرا یہ کہ اچھے شاعر آئے, اور جب سامعین نے, مئو کے سامعین نے, قرب و جوار کے لوگوں نے جب دیکھا کہ کئی برس کے خلا کے بعد سر اقبال اسکول کا مشاعرہ ہو رہا ہے, ایک ہوا بہت اچھا, دوسرا بہت اچھا ہوا, اس میں عمر قریشی صاحب آئے, انہوں نے نظامت کی, تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا. اور جب 5ویں مشاعرے کے بعد ہم لوگ خاموش ہو گئے کہ اب یا تو تھک گئے ہیں یا پھر یہ کہ زمین خریدنے پر پیسہ آ گیا, تو لوگ تقاضا کرتے تھے, کہہ رہے مشاعرہ کرائیے. تو مشاعرہ کرانا ہمارے لیے ایک اسکول کے لیے, شہر کے لیے ایک بڑے فائدے کی چیز رہی. اب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مشاعروں کا اور سامعین کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ڈگری کالج میں لیکچرر بھی رہے کافی سالوں تک, یونیورسٹی میں آپ نے PhD جب کر رہے تھے تب اس وقت رابطہ رہا, پھر ان دونوں حالات سے نکلنے کے بعد آپ نے تحقیق اور تنقید کا کام شروع کیا, تو ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ اب یونیورسٹی کا معاملہ تو ایک طالب علمی کا دور ہوتا ہے, لیکن میں جس معاشرے سے گیا تھا, میرے شادی ہو چکی تھی, بچے تھے, میں یونیورسٹی میں تھا تو دوسرے ریسرچ اسکالروں کی طرح موج مستی نہیں کرتا تھا. بالکل سامنے والدین اور میرے بچے ہوتے تھے کہ میں ایک منٹ جگاتا تھا کہ میرا کوئی منٹ وقت ضائع نہ ہو, جلد سے جلد میں کام سمیٹ کے پھر میں جاؤں, ملازمت کی تلاش کروں یا اپنے گھر جاؤں. تو اب وہی جذبہ جو محنت ایک مدت تک میں کرتا رہا, تو جب یونیورسٹی سے آیا DCSK میں کلاس لیتا رہا, کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن میرے استاد پروفیسر محمد لائی صاحب نے کہا کہ خدمت خلق ہے, آپ کا علم تازہ رہے گا, آپ لگے رہیے. تو ان کی دعاؤں کی بدولت میں وہاں پڑھاتا رہا, اور ہمیشہ اندر سے خوش رہا کہ چلو اللہ نے علم دیا ہے تو کچھ اس کو میں دے رہا ہوں. تو اس لیے تحقیق کا کام آج بھی اگر میں ایک سال کے سال میں کچھ نہ لکھوں تو پورا معاشرہ کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں, لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ اتنا پڑھا ہے اور لکھ سکتے ہو تو لکھو. اور پھر جیسا شروع میں نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ حساب تو لیں گے ہی کہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی تھی تو آپ نے لکھ. ڈاکٹر شکیل صاحب ایک ذاتی سوال پوچھنا تھا کہ برسوں پہلے آپ کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا, اور آپ کا ایک جوان سال بیٹا بھی اس دنیا سے چلا گیا آپ کو تنہا چھوڑ کر. تو اس تنہائی کے عالم میں جو آپ تحقیق کا کام کرتے ہیں تو کیا فیل ہوتا ہے, کیسا فیل ہوتا ہے؟ ہاں, وہ آپ نے جو ذکر کیا وہ تو سب درد کے لمحے تھے جو مجھ پہ گزرے, لیکن درد کے لمحوں کو بالکل اوڑھ نہیں لینا چاہیے. یہ ایک کلمہ گو کے حساب سے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو ہم نے جو کچھ بھی ہوا اللہ کے مرضی پہ اس کو منحصر کر لیا. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ زندگی بچی ہے اللہ تعالیٰ نے توانائی دی, صحت دیا, سب کچھ دیا, تو پھر جیسے تھا گرد جھاڑ کے صدمات کی گرد جھاڑی, اور پھر کام میں لگ گئے, چاہے وہ ذریعہ معاش کا رہا ہو یا تعلیم کے فروغ کا رہا ہو یا تصنیف کا رہا ہو, لکھنے پڑھنے کا رہا ہو. محترم معاملہ میرا یہ ہے کہ میں اس صبح بہت سویرے جگ جاتا ہوں فجر سے پہلے ہی. تو میری عادت ہے, آج سے نہیں برسوں پہلے سے, 25-30 سال پہلے سے میں چائے اپنے ہاتھ سے خود بناتا ہوں, پیتا ہوں. اچھا. تو
अच्छा कोई सोया हुआ है तो जगा के उससे काम लेना मुझे बहुत नागवार लगता है, मैं खुद ही अपने हाथ से कर लेता हूँ। तो अहलिया हूँ तो आसानी हो जाती है, लेकिन मज़ामीन लिखने में देर तक मैं लिखता रहा, पढ़ता रहा, तो कभी कोई खलल नहीं हुआ। उन्होंने ताउन दिया, और नहीं भी थे, बीच में कुछ बरस ऐसे भी थे कि तनहा था, तो भी अपना काम जो था वो मैं करता रहा, लिखता रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस उम्र में भी अभी हिम्मत दी है, इंशाल्लाह और लिखता पढ़ता रहूँगा, माशरे का काम इंशाल्लाह होगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने संभाली, जैसे स्कूल देखा, अफसर इकबाल, फिर आजकल स्कॉलर पब्लिक स्कूल देख रहे हैं, इसके अलावा तसनीफ़ का भी काम करते हैं। तो इन सारी मसरूफियात के लिए वक्त आप कैसे निकालते हैं? क्या कोई टाइम टेबल बना रखा है आपने लिखने पढ़ने का, या क्या सूरत हाल है इसकी? हाँ, बस ये तय कर लिया है कि वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि स्कूल में है तो स्कूल का काम कर रहे हैं, घर पे सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि हमेशा आप मौजूद रहते हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें वक्त निकाल लिया। अब लिखने पढ़ने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, जब फरागत हुई, इत्मीनान है तो कलम उठाया, लिखने लगे। अब कहीं अगर प्रोग्राम होने वाला है, 2 रोज़ पहले मालूम हो जाता है तो एक जहन बन जाता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त उतने दिन के लिए जाना, 1-1.5 घंटा वक्त फाजिल कर लेते हैं, उसमें शरीक होते हैं, कोई रुकावट नहीं बनती। तो टाइम मैनेजमेंट आदमी कर लेगा तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये तय कर ले कि वही वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो मैंने यही अपने लिए एक उसूल बना रखा है कि समाज से जुड़ते हैं, मैं चाय खानों में भी जाता हूँ, 10-20 मिनट बैठता भी हूँ, इसलिए कि माशरे में अपना वो तरीके से ताल्लुक़ रखने के लिए ये भी ज़रूरी है, तो मैं वो भी करता हूँ। लेकिन ये है कि वक्त का हमेशा ख्याल किया कि वो ज़ाया ना हो। उर्दू ज़ुबान के कारी से आप कहाँ तक मुतमईन हैं? उर्दू ज़बान के कारी तो मायूस कर रहे हैं, ख़ास तौर से उर्दू अखबारात अगर घरों में आएँ तो इंशाअल्लाह उर्दू के लिए दिन अच्छे आ सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। लोगों को समझाया जाता है तो आज भी लोग जो है उर्दू ज़बान को एक बड़ी मुक़द्दस ज़बान समझते हैं, और कहते हैं कि उर्दू का मतलब ये है कि उसमें कुरान की आयतें रहती हैं तो बड़ी बेअदबी होती है, इसीलिए मैं हिंदी अखबार मंगाता हूँ। अब उनको लाख समझाइए कि नहीं, उसमें कहीं कुरान की आयत नहीं होती है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। आज भी 50 साल 40 साल पहले उर्दू अखबारात में ख़बरें थोड़ा ताख़ीर से आती हैं, तो आज भी एक तबका अब भी कह रहा है कि उर्दू में ख़बरें लेट आती हैं। हालांकि हिंदी अखबार, अंग्रेज़ी अखबार और उर्दू अखबार कोई फ़र्क नहीं रह गया है। अब लेटेस्ट मीडिया से एक ख़बर चलती है, तमाम प्रेस को जाती है। उर्दू शुअरा में आप किसको पसंद करते हैं? नहीं, ये तो फिर झगड़े वाली बात हो जाएगी। जिसका कलाम अच्छा है वो मैं पढ़ता हूँ, और कुछ ना कुछ तो अशार अच्छे तो लगते होंगे। हाँ, नहीं, मुझे अहमद फराज की शायरी बहुत पसंद है, और ये अंदाज़ भी मुझे पसंद है। जैसा मैंने कहा कि अहमद फराज जो है वक्त ज़ाया नहीं होने देते। तरन्नुम का शायर जो है एक मिसरे को 4 से लेकर 6 बार, यहाँ तक कि राहत इंदौरी तहत में पढ़ते थे, वो भी अपने मिसरे को 8-10 बार तो दोहरा ही लेते थे। तो अहमद फराज साहब का मामला ये है कि आप अगर सुनेंगे तो एक मिसरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दोहराते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। वो कभी दूसरी खूबी कि वो कभी दाद नहीं मांगते, और दाद मांगना क्या, आपकी शायरी अच्छी होगी, आपके कलम में ताकत होगी, तो हाँ, लेकिन हाँ मुशायरों का शायर, लेकिन अहमद फराज साहब ने कभी दाद नहीं मांगी। और दुनिया और मशहूर शेर तो अहमद फराज साहब के बहुत से अशार मुझे पसंद हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ए खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्त, ए खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्त, आबोदाना नहीं कि तुझसे कहें, आबोदाना नहीं कि तुझसे कहें। या फिर एक बड़ी तजर्बे की बात उन्होंने शेर में ढाली कि वसाल में भी वही फासले फ़राक के हैं, वाह वाह, वसाल में भी वही फासले फ़राक के हैं कि उसको नींद मुझे रत जगह की आदत है। अहमद नदीम कासमी साहब के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं, मैंने उनके अफसानों को ज़्यादा पढ़ा, और एक बेहतरीन अफसाना निगार, जैसे प्रेमचंद की रवायत को और ज़्यादा तवानाई उन्होंने दी अहमद नदीम कासमी साहब ने, या हयातुल्लाह अंसारी साहब ने, और मंटू और बेदी। निगार में किसको सबसे बेहतर समझते हैं? नहीं, इसमें तो दर्जाबंदी नहीं कर सकता मैं, लेकिन यह है कि चंद नाम तो मैं गिनाई दे रहा हूँ। जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, उनका अफसाना मुझे बहुत पसंद है। राजेंद्र सिंह बेदी को मैं बेहतरीन अफसाना नगारों में मानता हूँ। अहमद नदीम कासमी साहब का आपने नाम लिया, हयातुल्लाह अंसारी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे अफसाने तारीफ फरमाए। नस्र निगार में, नस्र नगारों में तो मुझे तंजिया नस्र नगारों में
तो मुश्ताक अहमद यूसुफी बहुत पसंद है। मौलाना मकामी तौर से मकामी तौर पे तो मेरे दोस्त हैं, आमिर हमज़ा आज़मी साहब की नस्ल मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब भी लिखते हैं और भी। अच्छा, मऊ की जब बात आई है तो अगर फ़िज़ा साहब का नाम न लिया जाए तो बेहतर नहीं होगा। तो फ़िज़ा साहब ने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, नात भी लिखी। तो फ़िज़ा साहब के जो जितने भी सिनफ़े सुख़न हैं तो उनमें से किसको आप ज़्यादा बेटर मानते हैं? मुझे फ़िज़ा साहब की नज़में ज़्यादा पसंद हैं और गज़लें भी। मैं ये नहीं कहता कि वो गज़लें दूसरे दर्जे की हैं, लेकिन मुझे चूँकि एक ख़ास ताल्लुक़ नज़्म गोई से है तो मुझे उनकी नज़में ज़्यादा पसंद हैं। और फ़िज़ा साहब की पूरी शायरी काबिल एहतराम ही नहीं बल्कि बार बार पढ़ें की चीज़ है। और फ़िज़ा साहब की नस्र भी बहुत अच्छी थी। मुझे अफसोस ये है कि उन्होंने नस्र में लिखा भी जो कुछ अपनी सवानें उन्होंने खुद नविश्त जो लिखी वो आधी अधूरी रह गई, वो शाया नहीं करा पाए। अगर वो शाया होती तो मेरे ख़्याल में वो बड़ी काम की चीज़ होती। और असर अंसारी साहब ने बहुत नस्ल लिखी और अकरम आज़मी साहब जिन्होंने फ़ाहियान का बेटा और दो सहेलियाँ और कई एक अफसाने लिखे, तो मुझे उनकी भी नस्ल पसंद है जो मऊ की नस्ल नगारों में नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे दश्ते सुखन के जवां हुओ तुमने सीखा कहाँ से ये अंदाज़ रम, गुल कतरती है शोखी नक्शे कदम, तुम शगुफ्त खरामो सुबुक गाम हो। ये फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी साहब की बहुत मशहूर नज़्म है जो शोरा को मुखातब, ख़ास तरीके से नौजवान शोरा को मुखातब करके उन्होंने लिखी थी। हम बात कर रहे थे डॉक्टर शकील साहब से जिन्होंने अदब की बहुत खिदमत की है जो लोगों के सामने है। मगर डॉक्टर साहब ने सिर्फ अदब की खिदमत नहीं की, मैं देखता हूँ कि समाजी मामलात में जब भी जहाँ ज़रूरत होती है तो डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत वक्त के पाबंद हैं और ज़िम्मेदारियों को निभाना जानते हैं। डॉक्टर साहब की उम्र की दराज़ी की हम लोग दुआ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले समय में हम किसी और फील्ड के किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को आप शेयर करना और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक या और किसी दूसरे पेज पे देख रहे हो तो आप उसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं अरशद जमाल, आपकी बात से।